स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स तो इस समय मुख्य परीक्षा के लिए जुट गए होंगे, निश्चित तौर पे लगे होंगे। लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो भविष्य में मुख्य परीक्षा देने वाले हैं, वो एक चीज को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उत्तर लेखन कैसे किया जाए। आज ये जो वीडियो है ए से लेकर जी तक, ये बेसिकली उसी उत्तर लेखन के ब्लूप्रिंट पे आधारित है कि किस प्रकार से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अपने उत्तरों को बहुत बेहतर शेप दे सकते हैं। हर वो एंगल जो मैंने अपने अनुभव से प्राप्त किया, देखिए मैंने यूपीएससी में 5 अटेम्प्ट दिए, 4 मेंस दिए, 3 इंटरव्यू दिया, तो ठीक ठाक अनुभव मैं भी रखता हूँ। कम से कम अपने अनुभव से आपको कुछ सिखा सकता हूँ। तो आज अभी से लेकर अंत तक हम बात करेंगे कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से अपने उत्तर लेखन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टारगेट यूपीएससी विकास सिंह, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, इट्स विकास लाइव, यहाँ पे भी आपका स्वागत है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vikas.singh@studiiq.com पे, वहाँ पे भी आपका स्वागत है। मैंने 3 यूपीएससी इंटरव्यू दिए हुए हैं, 8 से ज़्यादा इस साल का एक्सपीरियंस है। बहुत से अखबारों में आपने मुझे कॉलम लिखते भी देखा होगा। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं और अभी भी समझ नहीं आ रहे कहाँ जुड़ सकते हैं, तो आपको पता है जो हमारे स्मार्ट इंटीग्रेटेड P2I बैचेस हैं, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से नया बैच शुरू हो रहा है, जो मेरा कोड विकास लाइव फ्लैश भी कर रहा होगा। इसका इस्तेमाल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से ही मिलेगा और इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन बैचेस से जुड़ने के लिए। हिंदी ऑप्शनल के बारे में भी जानकारी वीडियो के अंत में आपको देता जाऊँगा। चलिए आ जाते हैं। पॉइंट क्या है, 50-50% का नियम क्या है। पहला कहता है कि जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, 50% तो उसका योगदान है ही, 50% योगदान आपके उत्तर लेखन का भी है ना। क्योंकि जो प्रीलिम्स है वो आपके ज्ञान की जांच करता है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की जांच करती है। दूसरे शब्दों में एक और चीज कहूं तो प्रीलिम्स परीक्षा आपके डेप्थ का एग्जाम है, मेंस आपके रेंज का एग्जाम है। वो रेंज जो आप दिखा सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, तो वो ज्ञान कैसे प्रस्तुत करते हैं, आज हम उस पर ही बात करेंगे। तो याद रखते रहिएगा जिस नियम की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज द आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन क्या है। उत्तर लेखन क्या है आपके पास कोई रॉ ज्ञान होता है, आप प्रश्न का विश्लेषण करते हैं और छिपी हुई मांग को ज्ञात करते हैं, है ना। उसके बाद आप रूपरेखा बनाते हैं, ठीक है, और प्रॉपर मानचित्रण तरीके से। फिर आप उसको संरचनाबद्ध रूप से उसकी प्रस्तुति करते हैं, ठीक है, कि कैसे, क्या भूमिका, क्या उसका मुख्य भाग, क्या निष्कर्ष। दिन आप शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं और अपने उत्तरों को लिखते हैं, और जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पे दृश्यात्मक रूप से आरेख, तालिका, फ्लोचार्ट आदि का प्रयोग करते हैं, और फाइनली जो आंसर लिखते हैं वो परीक्षक तक पहुंचता है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या कह सकता है कि बेसिकली क्या है कि आपका जो ज्ञान है, आपका जो कौशल है, और एग्जामिनर तक पहुंचने का पुल वही है कि आपने ज्ञान और कौशल का कितने अच्छे तरीके से एक ब्रिज के रूप में, जो ब्रिज है वो मेटाफर के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, किस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस दौरान, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। व्यवहारिक बाध्यता क्या है। आपके पास लगभग 7.2 मिनट का समय होता है प्रति पेपर के लिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे का समय है, 180 मिनट है, कुल 20 प्रश्न है, तो लगभग 7.2 मिनट का औसत समय आपके पास होता है। और जब तक अगर आपने अभ्यास नहीं किया है, असंभव है कि हर प्रश्न का उत्तर आप उसी एफिशिएंसी के साथ दे सकें, ठीक है। और मैं मानता हूं कि 20 के 20 प्रश्नों का उत्तर कोई एफिशिएंसी के साथ नहीं दे सकता, लेकिन कम से कम 16-17 प्रश्न वैसे जिनका आप अच्छे से उत्तर दे सकते हैं, एटलीस्ट 15 प्रश्न ऐसे हो जिनका उत्तर आप एफिशिएंसी के साथ दे सकते हैं। तो स्पष्ट तथ्यपरक रूप से और संतुलित उत्तर लिखना संभव नहीं अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो चुनौतियां क्या क्या है, आ जाते हैं। यथार्थ और उसके रणनीतिक समाधान पे भी पहुंच जाते हैं। पहला है शब्दावली की दुविधा। कई बार आपको तकनीकी जो हिंदी की शब्दावली है वो आपके पास नहीं होती। आप क्या करिए, आप शब्द लिखिए और ब्रैकेट में, कोष्ठक में उसके अंग्रेजी जो तर्जुमा है, जो अंग्रेजी उसका मीनिंग है, उसको लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, है ना। दूसरा है कि कई बार आप अंग्रेजी में सोचते हैं और हिंदी में फिर आपको लिखना रहता है। अब होता क्या है कि हिंदी समाचार व नोट्स का ही प्रयोग करें, कोशिश करिए कि आप सीधे हिंदी में चिंतन करें, उसका प्रयास करें। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में बहुत सारे ऑप्शन हैं, पर एआई के समय पे हिंदी में भी ठीक ठाक ऑप्शन है, और अगर आप स्टडी IQ को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास सारा मटेरियल हिंदी में पहुंच भी जाता है ना। अब भाषा शैली में संतुलन क्या, कि बहुत सारा आपकी या तो भाषा एकदम ही तत्समयुक्त हो जाती है या तो एकदम बोलचाल युक्त भाषा हो जाती है ना। ऐसे में क्या करना है, आप सरल और स्पष्ट किंतु प्रशासनिक भाषा का प्रयोग कीजिए, और ये प्रैक्टिस से आएगा। उपन्यासों को पढ़िए, जो क्रक्स आपको मिल रहा है उसको पढ़िए, जो स्टडी IQ की बुक्स मिली है आप उसको पढ़िए, उससे आपका संतुलन जो है वो बेहतर बन पाएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की सामग्री की बात करें तो हिंदी में
प्रामाणिक सूत्रों की कमी है, लेकिन स्टडी आईक्यू से लेके बहुत से संस्थान ऐसे हैं जो प्रॉपर प्रामाणिक आपको करंट अफेयर्स के मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। आप उसका प्रयास कर सकते हैं। आप सरकारी रिपोर्ट को देख सकते हैं, संसद टीवी को देख सकते हैं, PRS इंडिया को देख सकते हैं, PIB को देख सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। योजना मैगजीन को देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र मैगजीन को देख सकते हैं, जहां से आप अपने उत्तरों को बहुत मजबूत कर सकते हैं, शार्पन कर सकते हैं, बेहतर शब्दावली उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार दृष्टिकोण को। ध्यान रखिएगा कि जब आप उत्तर लिखते हैं, जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो एग्जामिनर को यह नहीं पता कि आपका स्तर क्या है, ठीक है। वो आपकी मेहनत, आपकी पृष्ठभूमि, आपके ज्ञान को नहीं जानता। आप जो दिखा रहे हैं बस आप वो जानता है। मैं एक चीज बताता हूं कि वो एक हम लोग पहले एक वो शो देखा करते थे राजू श्रीवास्तव का, तो राजू श्रीवास्तव कहता है ना कि हमको पता है सनीमा है, तुमको पता है सनीमा है, घोड़े को थोड़ी पता है सनीमा है। सेम यहां पे आप किस स्तर तक जानते हैं एग्जामिनर को नहीं पता। आपके उत्तरों को देख के वो आपको जज कर सकता है, इसलिए आपके उत्तर ही आपका परिचायक है। तो क्या है कि एकमात्र प्रमाण आपका क्या है, जो आपके उत्तरों का मूल्यांकन है, और वो मूल्यांकन का आधार क्या है, जो आपकी उत्तर पुस्तिका है, किस प्रकार से आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। आप बहुत एवरेज होके भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और बहुत बेहतर होके बहुत एवरेज प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि निर्धारित समय में और शब्द सीमा में जो बेस्ट उत्तर आप प्रदर्शित करेंगे, वही इस बात का निर्णय लेगा कि आपके उत्तर कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो कई बार प्रभावी प्रस्तुतिकरण भी औसत तैयारी को बहुत बेहतर अंकों में तब्दील कर देता है, और कहीं ना कहीं बहुत से लोग यहीं पे लीड ले लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको 850 नंबर को टारगेट करना चाहिए। मुख्य परीक्षा में 850 नंबर आ गए तो आप 100% IAS बन जाएंगे, है ना, IAS बन जाएंगे। इवन IPS की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी आपको एक तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं उस तरीके की बात जो है वो कर रहा हूं कि यू शुड बी अ पर्सन, कि आपको शायद उतना ज्ञान ना हो, लेकिन आपके अंदर बहुत बेहतर उत्तर लेखन की कला हो, प्रैक्टिस के साथ आएगी। बहुत से लोग जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया है, शायद वो ज्ञान में उतने कम नहीं थे पर बहुत मेहनती थे, उन्होंने खुद को प्रस्तुत किया उस स्तर तक, है ना। इवन अरिजीत सिंह की बात है कि अरिजीत सिंह कहते हैं कि उनका वो स्वर नहीं है, उनकी आवाज़ नहीं है, उन्होंने उस आवाज़ पे काम किया है, उसको दिखाने का प्रयास किया है, शो करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो निर्देशात्मक शब्द होते हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स, जैसे लिखता है कि वर्णन करना है या विवरण करना है, तो क्या करना है उसमें, आपको विषय की जानकारी बतानी है, ठीक है। तथ्य का विश्लेषण करना है, फैक्ट का विश्लेषण करना है। अगर अंत में लिखा है व्याख्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए, तो सरल भाषा में समझाना है, क्यों और कैसे पर केंद्रित करना है, कारण सहित उसका विवरण आपको देना है। अगर लिखा है कि प्रकाश डालिए या हाईलाइट करने का आता है, तो किसी पक्ष को विशेष रूप से रेखांकित करना है, आपको विशिष्ट पक्ष पे सीधा वार करना है, विस्तृत भूमिका से बचना है। क्यों? क्योंकि उसने किसी विशेष चीज पे प्रकाश डालने की बात कही है। तो पहला बात तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अगर पूछ लिया है कि विश्लेषण कीजिए, आपको एनालाइज करना है, तो जो जटिल विषय है उसको छोटे भागों में आपको तोड़ना है, तोड़ के हर पार्ट को आपको एनालाइज करते हुए बताना है कि क्या उत्तर है, क्या सही, कारण, प्रभाव और आयामों को अलग अलग करके गहराई में डेप्थ के साथ आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि विवेचन कीजिए, मीमांसा कीजिए, डिस्कस करने की बात कर रहा है, तो सभी जितने भी संभावित पक्ष हैं सबको सामने उपस्थित कीजिए, सबको सामने रखने का प्रयास कीजिए, और तार्किक व्याख्या के साथ जो मल्टी डायमेंशनल एंगल हो सकता है, बहुआयामी दृष्टिकोण हो सकता है, वहां पे और पक्ष और विपक्ष दोनों का सम्मिलन करना है। अगर आप विवेचन मीमांसा की बात है तो पक्ष या विपक्ष दोनों को आपको सामने रखना है, क्योंकि डिस्कस करने की बात की गई थी। तो इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो समीक्षा, परीक्षण, एग्जामिन, रिव्यू की अगर बात की जाए तो क्या है कि अपेक्षित गुण दोष को संतुलित रूप से आपको बताना है। ये तीसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। अगर आलोचनात्मक विवेचन की बात है, क्रिटिकली एग्जामिन की बात है, तो अपेक्षित 70 से 75% कमियों पे, सीमाओं पे फोकस कीजिए, शेष आप सकारात्मक पक्ष में बात कीजिए। क्यों? क्रिटिकल इवोल्यूशन की बात की है तो क्रिटिकली हर वो पॉइंट जो आपको लगता है नकारात्मक है उसको सामने रख दीजिए, लेकिन फिर आप 15 से 20% में आप सकारात्मक पक्ष भी रखिए कि ये भी समाधान है, ये भी स्थितियां हो सकती हैं। अगला है इवेल्युएट एंड एसेस, जहां पे अपेक्षित क्या होता है कि गुण दोष के आधार पे अंत में स्पष्ट करिए कि इसका कितना महत्व है, कितना महत्व नहीं है। और लास्ट है टिप्पणी कीजिए, यानी कि कमेंट। तो सीधे मुद्दे पे, है ना, संक्षिप्त व केंद्रित व्यक्तिगत विश्लेषणात्मक राय आपकी चाहिए, तो सीधे मुद्दे पे आइए और सीधे टिप्पणी कर दीजिए कि आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, ठीक है। संक्षिप्त में बताना है, एकदम फोकस्ड होकर बताना है, इससे डाइवर्ट नहीं होना है ना। चलिए, उत्तर लेखन के कुछ और अस्त्र हैं। जैसे पहली बात तो कि रफ कागज पे बिंदुओं को संक्षिप्त ढांचा आप बना अभी से प्रैक्टिस में डाल लीजिए, ताकि बाद में आप 10 से 15 सेकंड में आप अंडरलाइन करके आप प्रश्नों को लिख सकें। उसके बाद क्या है कि जटिल प्रश्नों को छोटे छोटे उप प्रश्नों में विभाजित करना, ताकि हर एक
जो आयाम है वो कवर हो सके आपके उत्तर में। कई बार क्या होता है कि कुछ आयाम छूट जाते हैं और वो अधूरा उत्तर लिखता है, उस पर काम करना होगा आपको, है ना। और ध्यान रखिएगा कि जो आंकड़े हो, जो तथ्य हो, वो क्या हो, एक तो फैक्चुअली करेक्ट हो और वो आपकी गंभीर आंसर राइटिंग जो क्षमता है, उत्तर लिखने की क्षमता है, उसको बताएं। ऐसा ना लगे कहीं पे भी कि आप कमजोर हैं, कोई भी आए बाएं मैगजीन से आप उठा के अपने उत्तरों को आपने लिख दिया है ना। और दूसरी बात क्या है कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो समिति की सिफारिशें हैं, आप उनको सामने रखिए, ठीक है। जो हालिया उदाहरण है आप उनको सामने रखिए। जैसे अभी CGI साहब ने कहा कि हम 4 नई बेंचेस बनाएंगे, पुराने केसेस को सल्टाएंगे, रात भर कोर्ट्स चालू रहेंगी, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप लिखिए। इससे आपके उत्तर में वैल्यू क्रिएशन है वो बढ़ता है, वैल्यू एडिशन बढ़ता है, ठीक है। तो अगर निर्माण के हम 4 चरण लिखें तो क्या है, पहली बात आप अच्छे से समझिए, ठीक है। डायरेक्टिव वर्ड, तार्किक हिस्सों को समझिए, पहचानिए कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। देन आप एक रूपरेखा बनाइए कि 1 से 2 मिनट में रफ कागज पे विचारों को किस प्रकार से मानसिक रूप से आप उपस्थित कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। देन आप लेखन शुरू कीजिए। प्रामाणिकता और तारतम्य, फ्लो बना रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले आप क्या कहते हैं, मुगलों की बात कर रहे हैं, उसके बाद आप अंग्रेजों की बात करें, फिर दिल्ली सल्तनत की बात करें, फिर आज़ादी की बात करें, ऐसा नहीं। फ्लो होना चाहिए। और भूमिका तब मुख्य भाग के साथ प्रॉपर निष्कर्ष आपको वहां पे लिखना होगा। और अंत में क्या है कि थोड़ा सा आप अच्छे शानदार तरीके से लिखिए, साफ सुथरा लिखिए। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है तो साफ सुथरा बनाने का प्रयास कीजिए। मार्जिन पे कुछ मत लिखिए, है ना। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको अंडरलाइन कीजिए। पैराग्राफ की स्पेसिंग का ध्यान रखिए। अगर कहीं पे जरूर लगे तो वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाइए। और इन सबको बनाते हुए ये लगे कि ऐसा ना लगे, है ना, ये लगे कि किसी मेहनती छात्र ने जो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखना चाहता है उसने लिखा है, ऐਵੇਂ किसी ने उल्टा सीधा उठा के नहीं लिख दिया, ये ना लगे, है ना। चलिए, जैसे प्रश्न है कि स्वतंत्रता उपरांत रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, है ना। प्रश्न आपके सामने है। अब क्या है, आप पहले उसकी भूमिका लिखिए। 1947 की जो चुनौतियां थी उसको संक्षिप्त में बताइए, ठीक है। मुख्य भाग बताइए कि प्रमुख चुनौती क्या थी, कि 500 रियासतों का रुख क्या था, उन पर संप्रभुता का दावा क्या था, सब किधर जाना चाहती थी, उसकी बात कीजिए। फिर पटेल की रणनीति की बात कीजिए कि साम दाम दंड भेद, है ना, कैरेट एंड स्टिक की जो नीति थी उस पर कैसे उन्होंने काम किया। खासकर वो 3 एग्जाम्पल जो है, हैदराबाद का, जम्मू कश्मीर का या इधर का, आप सभी एग्जाम्पल्स को वहां पर मेंशन कीजिए और उन एग्जाम्पल के साथ अपने उत्तरों को जस्टिफाई करने का प्रयास कीजिए। अंत में निष्कर्ष के तौर में क्या कि ये उपलब्धि का ऐतिहासिक मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है और खासकर भारत के मानचित्र में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान था, उससे आप कंक्लूड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 1-2 मिनट में अगर आपने सही से इसको आउटलाइन बना लिया, बेस्ट आंसर हो जाएगा आपका। मैं इसीलिए इसको भी यहाँ पे मैंने जोड़ दिया ताकि वो जो भारत का जो युवा है, जो हिंदी माध्यम से जीत लेना चाहता है यूपीएससी की परीक्षा को, वो किस प्रकार से अपने अप्रोच को देख सके, ठीक है। अब देखिएगा कि आदर्श उत्तर क्या होता है कि भूमिका जो हो 102 पंक्ति में, है ना, जो निष्कर्ष हो वो 102 पंक्ति में, बीच में जो भी समय वो शीर्षक उप शीर्षकों के हिसाब से आप किस में दीजिए, मुख्य भाग पे, यानी कि मेन बॉडी पे दीजिए। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन 2 लाइन 2.5 लाइन बहुत है, बाकी पूरा आप आंसर इस पे फोकस कीजिए। प्रश्न की जो मांग है, जो सब हेडिंग्स हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए तो इस्तेमाल कीजिए। बिंदुवार या पैराग्राफ जैसे भी डिमांड है वैसे भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिएगा इस पे भी नंबर कई बार आपको एडिशनल मिल जाते हैं, अगर उसको लगता है कि क्या फ्लो है, क्या तरीका है, क्या प्रेजेंटेशन है। 1-8 नंबर का हेर फेर तो हो जाता है और इन सब से बहुत असर पड़ता है। चलिए, अभी कंफ्यूजन होता है कि बिंदु का प्रयोग कब करें, पैराग्राफ का कब करें और आरेख का कब करें, यानी कि जो फ्लो चार्ट का कब करें। तो बिंदु का कब कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट का कब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर प्रश्न पूछा है कि सूचीबद्ध करें, ठीक है, 5 प्रमुख कारण बताइए, तो आप बिंदु का प्रयोग कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि प्रत्येक तथ्य स्पष्ट दिखता है और थोड़ा सा एक जब कोई बड़ा बल्क में लिखा हो, कोई पॉइंट लिखा हो, तो आप पॉइंट वाला पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे, तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। लेकिन पैराग्राफ का इस्तेमाल कब करें, जब प्रश्न सीधे ही विश्लेषणात्मक तुलनात्मक रूप से पूछा जाए कि गांधी व अम्बेडकर की तुलना कीजिए, तब आप एक पैराग्राफ रूप में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे विचारों के बीच में तार्किक प्रवाह है, जो फ्लो है, वो बना रहता है और एग्जामिनर भी मस्त होकर पढ़ता रहता है उसको। लास्ट है कि आरेख, यानी कि जो फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम का प्रयोग कब करें, तो कब है, जब संबंध, वर्गीकरण या प्रक्रिया, यानी कि नीति के क्रियान्वयन से जुड़ी बातें, शहरों में क्या क्या दिक्कतें हैं उनकी बातें, इस प्रकार की चीजें मेंशन करनी हो तो फ्लो चार्ट बना सकते हैं। अब इससे क्या होता है कि शॉर्ट में तुलनात्मक रूपों को, तुलनात्मकता को आप समझा सकते हैं। एग्जामिनर एक बार देख के समझ जाएगा कि आपकी तैयारी एकदम मजबूत है, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है ना। तो इसका ध्यान थोड़ा सा आपको रखना है इसको जब आप उत्तर दे रहे हैं। तो क्या है, मास्टर फ्रेमवर्क 753 का नियम क्या कहता है कि बहुत ध्यान रखिए कि 20 अंकों के जो प्रश्न हैं, जो निबंध आधारित लगभग 3 विस्तृत बहुआयामी खंड होते हैं, उनको आप कितना समय दें, लगभग
7 मिनट के आसपास का समय, मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि बिंदुओं और पॉइंट्स के बीच में गणितीय संतुलन क्या है, तो सबसे ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, फिर 15 अंकों के जो प्रश्न है उनका इंपॉर्टेंस है, फिर 10 अंकों के जो प्रश्न है उनका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखा जाए तो लगभग 7 बिंदु या उपशीर्षक के साथ आप इसको लिखिए, बाकी प्रश्नों को आप यहां पे लिखिए। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अंक जितने ज्यादा नंबर के होंगे उस पे ज्यादा आपको समय देना होगा, उस पे ज्यादा पॉइंट्स लिखने होंगे, और हो सके तो उसमें ज्यादा आप आरेख बना सकते हैं। ठीक है, और अंकों के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। मैं हमेशा कहता हूं, और हालांकि इस पे तो मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, मैं कोशिश करूंगा उसको भी लिस्ट करा दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि गणितीय संतुलन आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, वरना अगर आपके ज्यादा नंबर वाले 3-4 प्रश्न छूट गए तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब वहां पे खराब हो जाएगा। तो इसका आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब जैसे GS1 में क्या है कि तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दोनों प्रकार के आते हैं, बिंदु पर अगर आपका मिश्रित प्रयोग कर सकते हैं। GS2 में विवेचन विश्लेषण प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो आप इसमें जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के वर्ड्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, GS3 में जो इकोनॉमी पर्यावरण विज्ञान की बात आती है, तो आंकड़े, योजनाओं, तकनीकी शब्दावली का खेल है, तो आरेख और फ्लो चार्ट के लिए सबसे उपयोगी है ना। और GS4 केस स्टडी, संरचना, इन सब पे आता है, तो हितधारक, विकल्प, निर्णय, सबकी बात करनी होती है। तो यहाँ पे वैसे उतना ज्यादा, हाँ ये जरूर है कि किसी विशेष प्रकार में न्याय के कौन से प्रकार बताए गए हैं, कौन से गुण होते हैं, उसके लिए आरेख का प्रयोग कर सकते हैं, वरना तो प्रैक्टिस के साथ जहां पे बिंदु पूछे, जहां पे पैराग्राफ पूछे, उसका इस्तेमाल करना है। ध्यान रखिएगा कि भूमिका निष्कर्ष का विस्तृत रूप, बहुआयामी दृष्टिकोण व उद्धरणों का संतुलित प्रयोग होगा। मतलब कोटेशंस भी आप सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपके उत्तर मजबूत हो जाएंगे, गिवन कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या है, परीक्षा कक्ष में दबाव होता है, सावधानी पूर्वक रूपरेखा बनाएं। ठीक है, सावधानी पूर्वक उसका निगमन करें, और ध्यान रखें कि एग्जामिनर जो होता है ना, पहली कॉपी या पहले पॉइंट को देख के बहुत प्रभावित हो जाता है। तो जो पहली 3-4 पेज हो ऐसे लिखें कि इससे बेहतर तो कोई लिख ही नहीं सकता है। दूसरी बात, लास्ट में आपकी गति बढ़ती है, तेज होती है, तो ऐसा ना हो कि चिड़िया मार लगे, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने लेखन को और शार्पन कीजिए। और ध्यान क्या है कि किसी भी प्रश्न को पूर्णतः खाली मत छोड़ें, समय कम हो तो केवल बिंदुओं या संक्षिप्त फ्लो चार्ट में उत्तर का ढांचा प्रस्तुत करें, और शब्द सीमा से 10 से 20% का विचलन हो सकता है। जैसे अगर 200 शब्द की बात है तो आप लगभग 170 से लेकर 230 तक शब्दों को लिख सकते हैं। अब उससे ज्यादा मत करिए या उससे कम मत कीजिए, वरना फिर वो उत्तर बहुत छोटा या बहुत ज्यादा बड़ा लगता है। इसका ध्यान रखिएगा, और उसके समय पे भी, जो निश्चित समय आपको मिला है उस पर भी इसका असर पड़ता है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। तो क्या क्या चीजें हैं, सामान्य गलती क्या है कि निर्देशात्मक शब्दों को अनदेखा कर हर उत्तर एक ही शैली में लिखते हैं। उत्तर पहले 10 सेकंड में देखिए कि क्या डायरेक्टिव वर्ड है, क्या निर्देशात्मक शब्द है। फिर क्या है, बिना रूपरेखा के सीधे अगर आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर बिखर जाता है, इसका भी ध्यान रखना होगा। 3 से 5 बिंदुओं के संक्षिप्त रूपरेखा रखिए, और एक कंपोज्ड आंसर अपना देने का प्रयास कीजिए। बहुत लंबी भूमिका में समय मत गवाइए, है ना, छोटी सी भूमिका रखिए, छोटा सा निष्कर्ष लिखिए। बॉडी जो मेन पार्ट एग्जामिनर पढ़ता है वहां पे अंडरलाइन भी कीजिए और अपने पॉइंट को समझाइए भी। करंट अफेयर्स को स्टैटिक पाठ्यक्रम से न जोड़ने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि तभी पता लगेगा कि आप कितना रिलेटिवली पढ़ रहे हैं, सापेक्षिक रूप से आप कितना मजबूत तैयार कर रहे हैं, पता लगता है कितना अपडेटेड हैं। और बिना फीडबैक के लगातार लिखते रहना। ध्यान रखिएगा क्या कि मेंटर टेस्ट सीरीज या पीयर रिव्यू से नियमित समीक्षा कराते रहिए। मैं अपने टेलीग्राम पे अवेलेबल रहता हूं, स्टडी IQ में मेंटर्स आपको मिलते हैं, आप आंसर लिखवाते रहिए। हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी गलती आप कर रहे हो, वो एग्जामिनर पकड़ पाएगा, वो आपका मेंटोर पकड़ पाएगा, वो मैं पकड़ सकता हूं। तो इसको लगातार चेक कराते रहिए, अन्यथा चीजें क्या है, थोड़ी सी हाथ से निकल जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि आपको लगातार मेहनत करते होना होगा। ठीक है, पहले सप्ताह में आप NCERT और सरल पारिभाषिक प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिए। फिर 2 से 3 सप्ताह में दैनिक आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा प्रयास कीजिए। धीमे धीमे 7 से 8 मिनट की सीमा लागू करने का प्रयास कीजिए। 1 महीने के बाद जो पिछले वर्ष के PYQs हैं उनको UPSC के हिसाब से उनका वास्तविक समय सीमा में आंसर देने का प्रयास कीजिए। और फिर क्या कीजिए, ठीक है, अंत में क्या कीजिए कि लगातार फुल लेंथ टेस्ट देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका हाथ भी दर्द ना हो। पता चला कि लास्ट में एग्जामिनेशन में जाके आप लिख रहे हैं और हाथी काम नहीं कर रहा, हाथी सूझ गया है। इसका ध्यान आपको रखना होगा, है ना। तो यहां पे हमने बहुत सारे विषयों पे बात की, हर चीज पे बात की कि मंत्र क्या है, प्रारूप क्या है, हिंदी माध्यम का सूत्र क्या है, गोल्डन नियम क्या है, कि कोई प्रश्न खाली मत छोड़ें। समय कम हो तो केवल आरेख बिंदु बना दे, लेकिन बना दे। और 7-5-3 की 10 अंक, 15 अंक और 20 अंक के लिए 7 बिंदु, 5 आयाम, 3 विस्तृत खंड, जिसको मैंने अभी बताया था, इसमें वीडियो भी बना रखा है, इसको देख लीजिएगा। बाकी हर चीज जो मैंने आपको बता दिया, तो अल्टीमेटली अभ्यास, यानी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही कुंजी है, और अभ्यास आपको नहीं छोड़ना है, लगातार बेहतर तरीके से अभ्यास आपको करते रहना है। ठीक है, तो इस विषय पे आप कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे आ सकते हैं, टारगेट UPSC में विकास सिंह पे। और अगर आप
ऑप्शन को लेके अभी भी कंफ्यूज्ड है तो हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में पढ़ाता हूं। देखो सबसे छोटा है, सबसे ज्यादा नंबर आता है, मान लो इस बात को। अभी भी 80% अभ्यर्थी हिंदी साहित्य ही लेते हैं हिंदी माध्यम के, तो क्यों आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो? हिंदी साहित्य से जुड़ो। 18 जुलाई से नया बैच शुरू हो चुका है, इस मंथ के एंड तक इस बैच में एडमिशन होगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैं ही पढ़ाता हूं। इस बैच से जुड़ने के लिए आप स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हैं। और हमारा जो P2I बैच है वो भी 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो उससे भी जुड़ना चाहते हैं तो भी मेरा कोड विकास लाइव इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस से बैचेस इस बार शुरू हैं, तो वहां पे आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे स्कैन करके जुड़ जाओ, सर्च करके जुड़ जाओ, यहीं पे PDF मिलेगा, यहीं पे आपको गाइडेंस मिलेगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हर जगह पे आपका स्वागत है। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। टेलीग्राम, मेल और इंस्टाग्राम पे भी आपका स्वागत है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आशा करता हूं कि आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड कुछ पॉइंट ज्यादा बेहतर तरीके से समझने में मदद मिली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।